नमस्कार दोस्तों, रघुवंशी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने देखा था प्रोटोकॉल और ओएसआई मॉडल को थोड़ा डिटेल से दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। और जहां पे दोस्तों हम लोगों ने फोकस किया था एप्लीकेशन लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे, सेशन लेयर पे और ट्रांसपोर्ट लेयर पे और दोस्तों नेटवर्क लेयर पे दोस्तों हम लोगों ने देखा था। जहां तक दोस्तों बात करें तो नेटवर्क लेयर जनरली क्या डिसाइड करता है, पाथ डिटर्मिनेशन का काम करता है, यानी वो पाथ डिटरमाइन करता है कि कहाँ डेटा को फ्लो कराना है, या फिर आप कह सकते हैं राउटिंग का डिटरमाइन करना कि डेटा को रूट कहाँ पे देना है, उसको जो भी है पाथ डिटर्मिनेशन का काम करता है नेटवर्क लेयर। और उस केस में दोस्तों हम लोगों ने आईपी डिवाइसेस के बारे में बात किया था, जिससे डिवाइसेस का लोकेशन आईपी एड्रेसेस के थ्रू पता होता है और कहाँ हमें डेटा भेजना है या फिर कहाँ से हम डेटा रिसीव कर रहे हैं, उसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने देखा था। और दोस्तों हमने ये भी देखा था कि आईपी एड्रेसेस जनरली दो टाइप के होते हैं, IPv6 और IPv4। दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कितने बिट के आईपी एड्रेसेस होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। यहां तक दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था मैं, और काफी लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, मैं जैसा कि उसको देख रहा हूं। तो मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, प्लीज उसे लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, जो मुझे काफी मोटिवेट करेगा अगली क्लास को बनाने के लिए, अगला लेक्चर बनाने के लिए। क्योंकि मैं भी अपना पूरा टाइम निकाल करके पूरा कोशिश करता हूं कि आप पहले उसे पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद आप लोगों को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे वो मोटिवेट करे कि आपको सच में समझ में आ रहा है या फिर मैं ऐसे ही बकबका रहा हूँ। ठीक, तो मैं कोशिश, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज क्लास में देखते हैं आगे। हम लोगों ने नेटवर्क लेयर तक देखा था। जनरली नेटवर्क लेयर का दोस्तों काम क्या है, पाथ डिटर्मिनेशन का काम करता है नेटवर्क लेयर, या फिर आप कह सकते हैं रूटिंग, आईपी एड्रेसेस जो है ये डिसाइड करता है, यहां से ये सब चीजें बनती है। तो दोस्तों मैं ये यहां तक क्लियर था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डेटा लिंक लेयर की। अगला दोस्तों जो लेयर हो जाएगा कौन सा, डेटा लिंक लेयर की बात कर ले। तो दोस्तों डेटा लिंक लेयर, इसके नाम से भी कुछ क्लियर हो रहा है। ये जो लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, ये क्या कर रहा है, डेटा को कुछ लिंक कर रहा है। इससे तो इतना तो क्लियर हो ही रहा होगा। तो दोस्तों जनरली ये क्या करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड लेयर विच प्रोवाइड्स HOP टू होप और लिंक बाय लिंक डिलीवरी। ये दोस्तों क्या करता है, डेटा की लिंक टू लिंक डिलीवरी प्रोवाइड करता है। ठीक, ये क्या करता है, डेटा की दोस्तों लिंक टू लिंक डिलीवरी प्रोवाइड करता है और प्रोवाइड लिंक बाय लिंक एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। और दोस्तों डेटा लिंक लेयर भी दोस्तों क्या करता है, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल करता है। और दोस्तों ये क्या करता है, लिंक टू लिंक डिलीवरी करता है। लिंक टू लिंक डिलीवरी करता है किसकी दोस्तों, डेटा की डिलीवरी लिंक टू लिंक डिलीवरी करता है। अब दोस्तों यहां पे भी दोस्तों क्या किया जाता है, ट्रेलर इज एडेड इन विच सीआरसी इज इसमें भी दोस्तों जैसे मैंने पीछे ही आपको बताया था कि एरर कंट्रोल अगर करता है तो इसमें जो भी डेटा होगा, मान लीजिए ये डेटा का बिट के फॉर्म में है, तो इसमें दोस्तों लास्ट में एक ट्रेलर यूज कर दिया जाता है। लास्ट में एक ट्रेलर एक यूज कर दिया जाता है, जिसका दोस्तों सीआरसी कोड होता है। क्या कोड होता है दोस्तों, सीआरसी कोड होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। साइक्लिक रिडंडेंसी कोड जो दोस्तों किस फॉर्म में होता है, अगर ये पूछा जाए सीआरसी कोड क्या होता है, तो सीआरसी कोड दोस्तों जनरली क्या होते हैं, ग्रे कोड होते हैं। ग्रे कोड साइक्लिक रिडंडेंसी कोड होते हैं, या फिर मिनिमम एरर कोड को ग्रे कोड बोला जाता है। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड बोला जाता है। तो ये ऐड किया जाता है, जिससे दोस्तों एरर कंट्रोल, एरर फाइंड आउट करने में ये काफी मदद होता है। डिवाइस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय मैक और हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेसेस विच इज ऑफ 48 बिट्स।
अब इससे दोस्तों जो डिवाइस का रिकॉग्नाइजेशन होता है, जनरली दोस्तों डिवाइस का मतलब कौन सी डिवाइस डेटा को भेज रहा है या फिर किस होप पे हमें डिलीवरी करनी है, किस डिवाइस को डिलीवरी करनी है, तो उसका दोस्तों एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। जैसे कि अभी नेटवर्क लेयर में क्या होता था, राउटिंग पाथ डिटर्मिनेशन का, आप कहां पे डेटा भेजना है, वो किस लोकेशन पे है, ये सब दोस्तों हम लोग आईपी एड्रेस से डिटरमाइन करते थे, जो जनरली 32 बिट या फिर 128 बिट का होता था। लेकिन अगर डेटा लिंक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे डिवाइस का एड्रेस क्या होगा, वो दोस्तों डिफाइन हो जाता है मैक एड्रेस से। किससे दोस्तों, तो मैक एड्रेस डिटर्मिनेशन इज डन बाय डेटा लिंक लेयर। ये भी दोस्तों आपको याद करने की जरूरत है। इसको दोस्तों मैक लेयर को हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं आप, फिजिकल एड्रेसेस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैक एड्रेस होते हैं ये कितने बिट के होते हैं, 48 बिट के होते हैं। कौन से मैक एड्रेसेस, ये आप जरूर याद रख लीजिए, इससे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं। मैक एड्रेसेस दैट इज द एड्रेस ऑफ NIC कार्ड टेल्स अबाउट द मैन्युफैक्चरर एंड द, ये क्या करता है, जनरली मैन्युफैक्चरर के बारे में बताता है, मैन्युफैक्चरर एंड इट्स स्पेशल नंबर ऑफ द डिवाइस। ठीक, ये बताता है मैक एड्रेस। जनरली अगर हम मैक एड्रेस की बात करें तो ये दोस्तों कितने बिट का होता है, 48 का बिट का होता है, और इसमें दो पार्ट, एक 24 बिट का और दूसरा भी दोस्तों क्या हो जाता है 24 बिट का होता है। अब इसमें दोस्तों ये जो स्टार्टिंग के 24 बिट्स होते हैं, ये स्टार्टिंग के जो 24 बिट्स होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। आप किसी भी डिवाइस का देखिएगा, अगर सेम नंबर के आपको डिवाइस मिल रहे हैं, आप ONU देखिए या ONT देखिए या फिर मॉडम देखिए, तो उसमें दोस्तों स्टार्टिंग के कुछ डिजिट तो फिक्स होते हैं, वो 24 बिट्स फिक्स होते हैं, जो बताता है मैन्युफैक्चरर के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में। इसको दोस्तों आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन बिट, मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन बिट, इसको दोस्तों बोल सकते हैं स्टार्टिंग के 24 बिट के। और लास्ट के जो 24 बिट्स होते हैं दोस्तों, वो सीरियल नंबर बताते हैं, इसके सीरियल नंबर ऑफ डिवाइस। ये लास्ट जनरली दोस्तों मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है, इतना आप याद रख लीजिए। और दोस्तों इसमें दो पार्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग के 24 जो बिट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताता है, मतलब ये किस कंपनी का बना हुआ डिवाइस है। दूसरा दोस्तों ये बताता है उस डिवाइस का सीरियल नंबर दोस्तों बताता है। ठीक, तो ये दोस्तों क्या होते हैं। अब जैसे दोस्तों आपने देखा आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, ग्लोबली यूनिक होते हैं, ग्लोबली यूनिक होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात कर ले मैक एड्रेसेस की, तो ये लोकली यूनिक एड्रेस होते हैं। मैक एड्रेस दोस्तों क्या होते हैं, लोकली यूनिक एड्रेस। मैक एड्रेसेस लोकली यूनिक एड्रेसेस होते हैं। और दोस्तों ये जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ये ग्लोबली यूनिक होते हैं। इतना दोस्तों अभी आपको जानने की जरूरत है। तो डेटा लिंक लेयर दोस्तों बेसिकली क्या करता है, एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, होप टू होप डिलीवरी करता है दोस्तों, और लिंक टू लिंक डिलीवरी करता है। और इसके दोस्तों डेटा के ट्रेलर में एक CRC कोड ऐड कर दिया जाता है, जिसे दोस्तों साइक्लिक रिडंडेंसी कोड बोला जाता है, जो जनरली ग्रे कोड उसे कहते हैं, या फिर आप दोस्तों उसे मिनिमम एरर कोड कह सकते हैं। मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको अच्छे से बताया है। और दोस्तों ये जनरली क्या करता है, मैक एड्रेस को डेटा के मतलब किस डिवाइस पे हमें डेटा को भेजना है, वही होप टू होप डिलीवरी, तो या फिर आप कह सकते हैं होस्ट टू होस्ट डिलीवरी या होप टू होप डिलीवरी, तो किस डिवाइस पे हमें डेटा को भेजना है उसके एड्रेसेस का फाइंड आउट करने का काम किसका है दोस्तों, डेटा लिंक लेयर का है। और मैक एड्रेस दोस्तों 48 बिट का होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, स्टार्टिंग के 24 बिट मैन्युफैक्चरर के बारे में बताता है, और लास्ट के 24 बिट्स दोस्तों वो क्या करता है, डिवाइस के सीरियल नंबर को बताता है। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा किसके बारे में दोस्तों, डेटा लिंक लेयर के बारे में। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं फिजिकल लेयर के बारे में। इसके लिए 7वां लेयर दोस्तों, ये 6ठा लेयर था। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिकल लेयर के बारे में। फिजिकल लेयर के बारे में दोस्तों बात करें तो फिजिकल लेयर, अगर फिजिकल लेयर के बारे में बात करें, जैसे दोस्तों आपने यहाँ पे देखा
कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। जनरली यहाँ से कम्युनिकेशन जनरली स्टार्ट हो रहा था ऊपर से। ये एप्लीकेशन लेयर क्या करता था दोस्तों, हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता था जिससे दोस्तों यूजर अपना डेटा क्या कर सकता था, सिस्टम में भेज सकता था, जैसे कि गूगल हो गया और इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ये सब चीज़ें एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होती थी। फिर प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता था, उस डेटा को यूजर लैंग्वेज को क्या करता था, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। बाकी सब लेयर ऐसे काम करते करते लास्ट में दोस्तों हम लोग कहाँ पे आ गए, फिजिकल लेयर पे आ गए। तो ये इसका जो पाथ होगा वो ये इसी टाइप से होता है, ठीक। तो हम जनरली फिर कहाँ पे आ गए दोस्तों, फिजिकल लेयर। अब दोस्तों अगर फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू बिट्स एंड सेंड देम ओवर द फिजिकल मीडियम। अब यहां तक दोस्तों ऊपर से हम लोग कंट्रोल करते हुए आ गए, यहां से एप्लीकेशन लेयर, ठीक। यहां से करते करते लास्ट में हम लोग किस में आ गए, फिजिकल लेयर पे। तो यहां पे अब फिजिकल लेयर के बाद जो भी डेटा ऊपर से कन्वर्ट होने के बाद आया, यहां पे दोस्तों क्या होगा, बिट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये फिजिकल मीडियम में ट्रांसफर हो जाएगा। फिजिकल मीडियम में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, चैप्टर का, इस बुक का सब्जेक्ट का क्या नाम है, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन, जहां पे दोस्तों ये डेटा किस फॉर्म में होगा, या तो वीडियो ऑडियो किसी के भी फॉर्म में हो जाएगा, बट ये जो कम्युनिकेशन होगा ये दो मीडियम से हो सकता है। किसके किसके थ्रू दोस्तों, वायर्ड और वायरलेस। तो यही दोस्तों जो फिजिकल मीडियम है, अब उसमें फिजिकल लेयर क्या करेगा, डेटा को बिट में कन्वर्ट करने के बाद फिजिकल लेयर में आइदर ये वायर्ड हो या फिर दोस्तों वायरलेस हो, उसमें दोस्तों क्या कर देगा, ये इसको भेज देगा। उस डेटा को यहाँ पे दोस्तों क्या कर देगा, भेज देगा। बिट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से डेटा हमने लिया, डेटा फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ, बिट में कन्वर्ट हुआ। फिर फिजिकल लेयर, ये फिजिकल मीडियम, ये OFC भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, और कोई भी एक मीडियम हो सकता है जिससे हम कम्युनिकेशन कर सके। तो फिजिकल लेयर का अभी तक दोस्तों आपने काम यहाँ पे ये देखा कि फिजिकल लेयर कन्वर्ट्स द फ्रेम्स इनटू बिट्स। ऊपर सब फ्रेम में डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे दोस्तों बिट में डिवाइड हो गए, एंड सेंड देम ओवर द फिजिकल मीडियम। उसके बाद उसको फिजिकल मीडियम में डेटा का ट्रांसफर कर देता है। डील्स विथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया एंड कन्वर्ट विद द यूनिक, सॉरी बस इतना ही आप जानिए कि क्या करता है ये, फिजिकल मीडियम से जो भी इलेक्ट्रिकल हो या OFC हो, जो भी हो, उन सब से ये डील करता है और फ्रेम्स को बिट में कन्वर्ट करता है। फिर फिजिकल मीडियम के थ्रू उसको डेटा को भेज देता है। जो भी डेटा के फ्रेम्स है उसको बिट में कन्वर्ट करने के बाद उसको दोस्तों आगे भेज देता है। इतना सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पे जानने की जरूरत है। और यहाँ पे जनरली दोस्तों वो क्या होते हैं, हब और रिपीटर्स यूज हो जाते हैं। हब और रिपीटर्स यहाँ पे जनरली यूज होते हैं। जनरली दोस्तों आपको भी पता होगा कि यहाँ पे रिपीटर्स का काम क्या होता है, कोई वीक सिग्नल को लेकर के उसको एकदम प्रॉपर बनाने, कोई वीक सिग्नल को लेकर के उसको एम्पलीफाई करके आगे भेज देना होता है। ये आपको भी पता होगा, रिपीटर का काम होता है। तो जनरली यहाँ पे जो फिजिकल मीडियम में लगे होते हैं हब एंड रिपीटर्स, यहाँ पे अगर हम उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले तो यहाँ पे जो फिजिकल लेयर्स होती है, यहाँ पे हम लोग दोस्तों हब या फिर रिपीटर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने देखा कि OSI मॉडल में सभी लेयरों का क्या काम है, कैसे डेटा का ट्रांसमिशन होता है, कैसे हम यहाँ पे कुछ भी चीज अगर गूगल या कहीं से वो करते हैं तो फिजिकल लेयर के थ्रू होते हुए दूसरी जगहों पे कैसे जाता है, और हर एक लेयर का क्या काम होता है, वो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जानने की कोशिश की। तो दोस्तों ये था अब तक OSI मॉडल के सातों लेयर्स के बारे में, और सातों लेयर का क्या फंक्शनिंग है उसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने देखा। ये OSI मॉडल यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट होता है। अब दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जनरली दोस्तों आपने देखा कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते थे, और यहाँ पे दोस्तों कितने हो जाएंगे, TCP/IP में दोस्तों यहाँ पे 4 लेयर्स हो जाएंगे। जी आपको यहाँ पे दोस्तों जानने की जरूरत है, इतना सिर्फ
यहाँ पे अगर हम बात कर ले, जैसा कि दोस्तों हमने देखा था कि OSI मॉडल में ये टोटल सात लेयर्स आपको देखने को मिले थे। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, देन दोस्तों नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन दोस्तों क्या मिला था आपको, फिजिकल लेयर देखने को मिला था। अब अगर बात कर ले TCP IP मॉडल की, तो TCP IP मॉडल में दोस्तों ये ऊपर के 3 लेयर मिला करके दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है एप्लीकेशन लेयर बन जाता है। और दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे एज इट इज ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहता है। और अगर बात कर ले ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहता है। अगला दोस्तों बात कर ले तो यहाँ पे दोस्तों ये भी क्या रहता है, नेटवर्क लेयर ही रहता है। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के दोस्तों यहाँ पे क्या बोल देते हैं, नेटवर्क एक्सेस लेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, नेटवर्क एक्सेस लेयर बोल देते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं और TCP IP में दोस्तों कितने, 4 लेयर्स होते हैं। दोस्तों OSI मॉडल के पहले TCP IP मॉडल आया था। ये दोस्तों मैंने डिटेल से आप लोगों को पहले क्लास में आई थिंक बताया है कि उनकी हिस्ट्री के बारे में, इसमें क्या ड्रॉबैक थी जिसके कारण हमें यहाँ पे स्विच करना पड़ा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे दोस्तों एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। TCP IP मॉडल was developed by US and come prior to OSI मॉडल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये OSI मॉडल के पहले आया था। It has 4 layers whereas OSI मॉडल has 7 layers। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। Application, presentation and session layer services are combined। Application, presentation and session layer services are combined in TCP IP model and it is known as application layer। ठीक, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी। डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर आर कंबाइंड एंड इट इज नोन एज एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लेयर। नो प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एट नेटवर्क एक्सेस, लार्जर डिपेंडेंसी ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट प्रोटोकॉल्स आर डिफाइंड। इतना जानने की आपको जरूरत यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस इतना जानिए TCP IP मॉडल में हर एक लेयर का फंक्शनिंग आपको ऑलरेडी पता है, किसका काम है क्या है वो सबको पता है। तो इसमें क्या करते हैं, बस इतना आपको जानने की जरूरत है कि TCP IP मॉडल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा और इसमें कितने लेयर्स होते हैं, इतना दोस्तों आपको अभी जानने की जरूरत है। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिससे क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जा सकते हैं। मैंने पीछे ही आपको बताया था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं जहां पे हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं। पहला प्रोटोकॉल देखने वाले हैं TCP प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल दोस्तों देखने वाले हैं हम लोग UDP प्रोटोकॉल। दूसरा क्या देखने वाले दोस्तों, UDP प्रोटोकॉल देखने वाले हैं। अगला दोस्तों जो प्रोटोकॉल है वो है SCTP प्रोटोकॉल। तीसरा प्रोटोकॉल SCTP प्रोटोकॉल। दोस्तों इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहले तो सबसे पहले दोस्तों इनके फुल फॉर्म्स देख लेते हैं और 1 बाय 1 दोस्तों सबको देख लेते हैं। पहले प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों तो TCP प्रोटोकॉल यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन, ये TCP से आप मत रिलेट करिएगा, ये क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये पहला TCP प्रोटोकॉल, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। पहली बात इसकी क्या खूबी है, ये दोस्तों कौन सा होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ये लेयर कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो और इसका फुल फॉर्म से ये इस TCP से मत, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल ये होता है। ये क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला दोस्तों अगर हम बात करें यहां पे तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। कौन सा दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। और दोस्तों मैंने इसमें ये भी बताया था आपको, जब पॉइंट टू पॉइंट बताया था तो पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है दोस्तों, सिक्योर होता है। ये आपको पहले ही मैंने बताया था। और पूरी बैंडविड्थ को एक यूज कर लेते हैं और बैंडविड्थ का कब यूज नहीं होता है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इन सब के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ। अगला दोस्तों बताएं
तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। ये फ्लो कंट्रोल और टीसीपी, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है। और दोस्तों ये फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है, ऑपरेट इन फुल डुप्लेक्स मोड। तीसरा, ऑपरेट इन फुल डुप्लेक्स मोड। अब दोस्तों यहां पे एक टर्म आया फुल डुप्लेक्स मोड, तो थोड़ा सा इसके बारे में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। जनरली जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो 3 टर्म में होता है। एक दोस्तों सिंप्लेक्स, दूसरा दोस्तों डुप्लेक्स, और दोस्तों तीसरा फुल डुप्लेक्स। इसके बारे में मैं आशा करता हूं कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है दोस्तों, जो सेंडर होता है वो रिसीवर के पास डेटा भेजता है, लेकिन रिसीवर इसको कोई भी डेटा या इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाता। जी आप कह सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए रेडियो पे दोस्तों क्या होगा कि ऊपर से जो भी आकाशवाणी से आपको यहाँ पे मिलेगी चीजें, आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ सुन सकते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। दूसरा दोस्तों बात करें डुप्लेक्स की, तो डुप्लेक्स दोस्तों क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। यानी कि सेंडर जो है वो रिसीवर को डेटा भेज सकता है और रिसीवर जो है वो सेंडर को डेटा भेज सकता है, लेकिन किसी एक टाइम पे ही। यानी कि ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ एक डेटा का ट्रांसमिशन कर सकता है एक समय। यानी सेंडर डेटा भेजना चाहता है तो उस समय सिर्फ सेंडर ही डेटा भेज पाएगा, रिसीवर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जब सेंडर डेटा भेज के रुक जाएगा, उसके बाद ही आपका रिसीवर यहां से अगर इससे कम्युनिकेट करना चाहता है तो इससे बात कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे वॉकी टॉकी आपने देखा होगा कि जब एक कोई बंदा उधर बात करता है, बात करने के बाद ओवर बोलता है, तब नेक्स्ट बंदा बोलना स्टार्ट करता है कि पहला चैनल अभी मैंने ओवर कर दिया है, अभी चैनल आइडल है, अब आप बातें कर सकते हैं। तो डुप्लेक्स मोड का ये एक बेस्ट एग्जांपल है। अब अगर फुल डुप्लेक्स मोड की बात करें तो फुल डुप्लेक्स मोड में भी क्या डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है सेंडर और रिसीवर के थ्रू होता है। सेंडर भी रिसीवर को भेज सकता है और रिसीवर भी सेंडर को डेटा भेज सकता है। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोबाइल कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स मोड में ऑपरेट होता है। एट ए टाइम क्या है कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चैनल का आइडल होने का वेट नहीं करते हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर होगी। तो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल दोस्तों क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है जो फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑपरेट इन फुल डुप्लेक्स मोड में दोस्तों क्या करता है, ये काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें आगे जाना पड़ा। द साइज ऑफ हेडर इज वेरिएबल दैट इज 20 to 60 बाइट, डज नॉट सपोर्ट मल्टीकास्टिंग बिकॉज इट इज स्लो। ये स्लो था, मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता था। अब मल्टीकास्टिंग क्या है, मैंने पहले ही आपको बताया, पॉइंट टू पॉइंट एक होता है और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है। तो जो मल्टी पॉइंट को ये सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए दोस्तों हमें आगे जाना पड़ा। ये इसकी कुछ प्रॉब्लम थी, किसकी, टीसीपी की। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब दोस्तों ये पॉइंट टू पॉइंट ही कम्युनिकेट कर सकता है। अब पॉइंट टू पॉइंट के ड्रॉबैक क्या थे, एडवांटेज क्या थे, मैंने आपको बताया था, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। अगर सेंडर यहाँ से डेटा भेजता है तो पूरी बैंडविड्थ इस समय इनके बीच में यूटिलाइजेशन होता है। अगर ये फेल हो जाता है तो यहाँ पे बैंडविड्थ क्या ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा, कोई उसका यूजेज नहीं रहता। तो ये इसका ड्रॉबैक था। किसका, सिक्योर तो होता है लेकिन इसके बैंडविड्थ का जो फुल्ली यूटिलाइजेशन होता है वो पॉइंट टू पॉइंट में नहीं हो पाता। इसलिए हमें दोस्तों कहां जाना पड़ा, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में। तो टीसीपी क्या है दोस्तों, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये सपोर्ट नहीं करता किसको दोस्तों, मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता। और इसके हेडर जो होते हैं वो काफी चेंज होते रहते हैं। इसके कारण दोस्तों हमें कहां जाना पड़ा, यूडीपी पे।
अगला दोस्तों देख लेते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल। इसका दोस्तों आप फुल फॉर्म याद रख लीजिए, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर पूछा जाता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब ये दोस्तों ये क्या, ये अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। अगली पॉइंट की अगर बात कर ले तो इसमें नो फ्लो कंट्रोल बट नो एरर कंट्रोल, दोनों नहीं होता, नो फ्लो कंट्रोल एंड नो एरर कंट्रोल होता है। ठीक, अगला नॉट रिलायबल, रिलायबल नहीं होता। टीसीपी रिलायबल होता है ना, रिलायबल इसलिए होता है क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, तो ये सिक्योर भी होगा और रिलायबल भी होगा। अगला दोस्तों बात कर ले नो इन ऑर्डर डिलीवरी, इसमें क्योंकि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है तो इसमें जो डिलीवरी रहेगी डेटा का वो ये सिक्योर नहीं रहेगा कि आप कह सकते हैं रिलायबल नहीं है कि डेटा की जो डिलीवरी है वो हो ही जाए। ठीक, अगला बात कर ले वर्क्स ऑन सिंप्लेक्स मोड, ये किस में काम करता है दोस्तों, सिंप्लेक्स मोड में काम करता है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, जस्ट यहां पे जैसे ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो इसका बेस्ट एग्जांपल है। डेटा का ट्रांसमिशन सिर्फ एक साइड से होगा, दूसरे साइड से डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होगा, सिर्फ डेटा का रिसेप्शन होगा। अब दोस्तों अगर बात कर ले यूडीपी के, तो इट इज अनरिलायबल कनेक्शन लेस प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये भी दोस्तों क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल प्रीफर टू फास्ट और रियल टाइम सर्विस। जनरली जब फास्ट डेटा का ट्रांसमिशन हो या फिर आप जैसे यहाँ पे इसका मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि ये मल्टी पॉइंट सपोर्ट नहीं करता, कौन सा, टीसीपी। लेकिन इस केस में देखें यहाँ पे यूडीपी में तो ये सिंपल डुप्लेक्स में काम कर रहा है, यानी कि अब अगर मल्टीकास्टिंग यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो जैसे ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन भेजना है तो एक जगह से आप इंफॉर्मेशन भेजेंगे, लगभग हर जगह पहुंच जाएगा वो इंफॉर्मेशन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब डेटा की फास्ट डिलीवरी हो तो हम इसको चूज कर सकते हैं, किसको दोस्तों, यूडीपी को। जब हमें डेटा की फास्ट डिलीवरी चाहिए तो हम यूडीपी का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सिंप्लेक्स मोड में काम करता है। यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ डेटा को भेजना है, रिसेप्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बट यहाँ पे एक ही इसका ड्रॉबैक, ये सब क्या है, एरर कंट्रोल नहीं होगा, फ्लो कंट्रोल नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा। तो कहीं कुछ किसी भी प्रोटोकॉल्स के कुछ फायदे होंगे तो कुछ नुकसान होंगे, वो हर एक चीज में दोस्तों लगा रहता है। ठीक, अब अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो ये यूडीपी का फुल फॉर्म आप देख लीजिए और टीसीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए, और उन वो कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कौन सा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और कौन सा सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, इसको आप रख लीजिए, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें तो टीसीपी इज रिलायबल प्रोटोकॉल, हैंस प्रोवाइड फुल सर्विस टू एप्लीकेशन लेयर, whereas UDP is only preferred for request and reply service for client server model। इन सब के बारे में ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए टीसीपी क्या है, रिलायबल है, यूडीपी अनरिलायबल है। ये फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है, ये सिंप्लेक्स मोड में काम करता है। अगर ये रिलायबल है तो यहाँ पे एरर कंट्रोल होगा, फ्लो कंट्रोल होगा, डेटा की डिलीवरी सिक्योर रहेगी, ये सब चीजें होगी। यहाँ पे ये सब चीजें नहीं रहेगी। अब इन सब को ओवरकम करने के लिए अगला दोस्तों प्रोटोकॉल आया, क्या आया, SCTP। SCTP जिसका दोस्तों फुल फॉर्म हो जाता है स्ट्रीम कंट्रोल्ड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, SCTP क्या हो गया, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इससे दोस्तों क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इसके फुल फॉर्म से। अब अगर बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, टीसीपी एंड यूडीपी वाज नॉट रिलायबल फॉर ट्रांसफरिंग मल्टीमीडिया, हेंस एससीटीपी वाज डेवलप्ड। वो मल्टीमीडिया को ट्रांसफर करने के लिए उतना रिलायबल नहीं था, इसके कारण दोस्तों क्या आया, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये चीजें दोस्तों आई।
अब स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल की बात करें तो ये दोस्तों रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल फॉर मल्टीमीडिया आईपी टेलीफोनी एंड आईएसडीएन नेटवर्क के लिए यूज होता है। ये भी दोस्तों क्या है, रिलायबल है। और दोस्तों कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है ये सब चीज। और मल्टीमीडिया यूज्ड फॉर मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन, used for multimedia transmission, hence it is fast because it supports multi streaming। अब यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि टीसीपी के केस में वो पॉइंट टू पॉइंट था, वो मल्टीकास्टिंग सपोर्ट नहीं करता था। यूडीपी के केस में वो मल्टीकास्टिंग तो सपोर्ट करता था लेकिन उतना रिलायबल नहीं है। बट इसके केस में स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ये दोस्तों क्या है, रिलायबल भी है और मल्टीकास्टिंग को भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक, तो ये चीज देख सकते हैं, सबको ओवरकम करके एससीटीपी सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं एज कंपेयर टू टीसीपी एंड यूडीपी। यहां तक दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लियर होगा। इट इज फास्ट बिकॉज इट सपोर्ट्स मल्टी स्ट्रीमिंग with the help of multi-hopping and hence preferred for multicasting। इसलिए मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट करेगा। अब मल्टीकास्टिंग बार बार टर्म आ रहा है तो थोड़ा सा डिटेल से आपको बता दे। एक होता है यूनिकास्टिंग, जैसे वही P2P। यूनिकास्टिंग मतलब सेंडर यहाँ पे डेटा रिसीवर को डेटा भेजेगा, बस यही इसका एक से एक यूनिकास्टिंग, यहाँ से मतलब एक जन को ही ये डेटा भेजा जाएगा। ठीक, ये काफी सिक्योर, आप मिलिट्री वगैरह भी ये यूज होता है। ठीक, अगर बात कर ले यहाँ पे मल्टीकास्टिंग की, जैसे अपने टेलीविजन्स हो गए, अपने टेलीविजन्स हो गए और फिर रेडियो हो गए, ये सब क्या है, स्ट्रीमिंग हो गई। ये मल्टी, अब जैसे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी क्या मल्टीकास्टिंग के तौर पे आप देख सकते हैं, इसको कई सारे लोग एक समय में देख सकते हैं, तो ये क्या हो गए मल्टीकास्टिंग। मैं ऐसा करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर है। तो जितने भी ड्रॉबैक्स थे टीसीपी में और यूडीपी में, उसको ओवरकम किया कौन, एससीटीपी, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यहां तक दोस्तों आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। आगे हम लोग और आगे देखेंगे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स के बारे में देखेंगे। आज दोस्तों हम लोग किसके बारे में देखें, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल के बारे में देखा। तो आगे दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसके बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे, जैसे कि डीएनएस हो गया, डोमेन नेम सर्विसेज, इसके बारे में देखेंगे। और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और अगर कोई राय है या कुछ भी आपको कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए, मैं उससे काफ़ी मोटिवेट होऊंगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।